नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में जो है कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 से छूट गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जो है 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो पहली बार जो है 1938 में जो है पहली बार 1938 में जो है हरिपुरा नामक स्थान पर हुआ था, जो कि हरिपुरा गुजरात में हुआ था, या गांव में हुआ था। इसमें जो है जो अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध चुने गए थे। जबकि जो है 1939 में दूसरी बार त्रिपुरी में जो है सुभाष चंद्र बोस और जो है पट्टाभी सीतारामैया उठे थे, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस जो है फिर से जीत गए। पट्टाभी सीतारामैया को समर्थन जो है महात्मा गांधी ने दिया था, परंतु पट्टाभी सीतारामैया हार गए। परंतु कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य के सहमत न होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इससे त्यागपत्र दे दिया और जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके जो है अध्यक्ष बने। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने? तो वह जो है त्रिपुरी अधिवेशन में बने, जो कि 1939 में हुआ था। तो वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा, जो कि गुजरात में था, अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन, जो कि मध्य प्रदेश में है, वह जो है 1938 में आयोजित हुआ था। तो जो है कि वर्ष 1938 में जो है 1938 नहीं, 1939 में हुआ था। जो 1938 में हुआ था वह जो है हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा जो है गुजरात में है, हरिपुरा गुजरात में है। जबकि जो है 1939 में जो है त्रिपुरी में आयोजित हुआ था। यह जो है त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हरा करके बने? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हरिपुरा में अधिवेशन वर्ष 1938 में हुआ था, जो कि गुजरात में है, उसमें जो निर्विरोध चुने गए थे। जबकि 1939 में जो त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है, तो उसमें जो है गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके जीते थे। बट जो है लास्ट में मतभेद होने के कारण इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो यह जो है भारतीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हरा करके बने? तो वह जो है पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके बने। तो इसका ऑप्शन ई सही है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया? तो जो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इसमें जो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। फिर वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। परंतु कांग्रेस के कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। तो इसका ऑप्शन सी सही है। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि 1939 में हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, तो इसमें जो है इस अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथी का समस्त झगड़ा जो है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर था। तो इसका ऑप्शन इसी के लिए था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाए, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष से अपनी मर्जी के कार्य समिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचारों के लोग हो, परंतु वे अपनी कार्य समिति की घोषणा
भी नहीं कर रहे थे, परंतु वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करें, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करे। किंतु गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि जो भी कांग्रेस के जो नियम कानून है ये वामपंथी नेता जो है बनाएंगे, जबकि इसका नेतृत्व तो गांधी जी करेंगे, बट गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए और उन्होंने जो है कांग्रेस छोड़ दिया। इसी से खिन्न होकर के सुभाष चंद्र बोस जी ने भी बाद में कांग्रेस छोड़ दिया और इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बनाए गए। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो यह जो सुभाष चंद्र बोस ने देखा, इसका ऑप्शन सी सही है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए। देसी रियासतें, तो दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर देसी रियासतें पढ़ेंगे। तो देसी रियासतों के बारे में हम लोग इस घटना चक्र के नोट्स पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि देसी रियासतें हैं क्या। तो ब्रिटिश भारत में रियासतें जिसे प्रिंसली स्टेट बोला जाता है, तो इन रियासतों को जो है प्रिंसली स्टेट बोला जाता है, प्रिंसली स्टेट बोला जाता है। तो हम लोग पहले समझेंगे कि देसी रियासत है क्या। तो ब्रिटिश राज के दौरान अविभाजित भारत, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो भारत में स्वायत्त राज्य थे। इन्हें आम बोलचाल की भाषा में रियासत कहते थे या रजवाड़े या व्यापक अर्थ में देसी रियासत कहते थे। ये ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सीधे शासित नहीं थे बल्कि भारतीय शासकों द्वारा शासित थे, परंतु उन भारतीय शासकों पर परोक्ष रूप से ब्रिटिश शासन का ही नियंत्रण रहता था। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब यहाँ 562 रियासतें थी। तो जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो यहाँ जो है 562 रियासतें थी। इनमें से अधिकांश रियासतों ने ब्रिटिश सरकार से लोक सेवा प्रदान करने एवं कर टैक्स वसूलने का ठेका ले लिया था। तो कुल 565 में से केवल 21 रियासतों में ही सरकार थी। तो जो कुल 565 रियासत थी उसमें से जो है सिर्फ 21 रियासतों में ही सरकार थी और मैसूर, हैदराबाद तथा कश्मीर नामक सिर्फ 3 रियासतें ही क्षेत्रफल में बढ़ी थी। 15 अगस्त 1947, तो जब 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को ब्रिटानियों से मुक्ति मिलने पर इन सभी रियासतों को विभाजित भारत और विभाजन के बाद बने मुल्क पाकिस्तान में मिला लिया गया। तो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता का अंत हो जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नीति कौशल के कारण हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ के अतिरिक्त सभी रियासतें शांतिपूर्वक भारतीय संघ में मिल गई, बट जो है हैदराबाद, कश्मीर एवं जूनागढ़ जो है नहीं मिली। तो 26 अक्टूबर को कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण हो जाने पर वहां के महाराजा, तो जो 26 अक्टूबर था वो 26 अक्टूबर को जो है कश्मीर पर जो है पाकिस्तान का आक्रमण हो जाने के बाद वहां के महाराजा हरि सिंह ने, जो वहां के महाराजा थे हरि सिंह, वहां के महाराजा हरि सिंह ने उसे भारतीय संघ में मिला लिया। पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा, जूनागढ़ में विद्रोह हो गया। तो जब वहां का जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ गुजरात में है, तो जूनागढ़ ने जब बोला कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे तो जूनागढ़ के सर्वाधिक जनता जो है वह हिंदू थी, तो उसने जो है इसका विद्रोह कर दिया और जिससे जो है जूनागढ़ भी जो है प्रजा के आवेदन पर राष्ट्रहित में उसे भारत में मिला लिया गया तथा वहां का नवाब जो है पाकिस्तान भाग गया। जबकि 1948 में, जो 1948 है, 1948 में सैन्य कार्रवाई के बाद जो है हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। तो आइए हम लोग जो है घटना चक्र का नोट्स देखते हैं। तो बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। तो अंग्रेजों ने 1927 में बटलर समिति का गठन किया था। इसे जो है भारतीय रियासत समिति कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने
सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 1500 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों के सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। तो जो ब्रिटिश भारत उस समय था और जो रजवाड़े थे के राजनीतिक संघर्षों को, जो उनके बीच राजनीतिक संघर्ष होते थे, तो उनके साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल बनाया गया। तो उसके जो है अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए। तो जो 15 अगस्त 1947 था उसमें जो है सभी रजवाड़े भारत में जो है शामिल हो गए, सिर्फ जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद शामिल नहीं हुआ। तो वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्या खड़ी कर दी थी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी एवं सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया। 26 अक्टूबर 1947 को, जो 26 अक्टूबर 1947 है, इसमें जो है कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को तत्कालीन जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं का भागना आरंभ किया। तो जो जम्मू कश्मीर था, यह जो है 15 अगस्त 1947 के समय भारत में नहीं मिला, क्योंकि इसके राजा हरि सिंह जो थे वे जो है अपने को स्वतंत्र रखने का जो है सपना देखने लगे। तो ऐसा तो हुआ नहीं, भारत बाद में कुछ किया नहीं, बट पाकिस्तान ने जो है कबायलियों को भेज करके जो है कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, जिससे जो है वहाँ के महाराजा हरि सिंह दौड़े दौड़े प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास आए और उन्होंने कहा कि भाई जम्मू कश्मीर को आप सहायता करिए। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कहा कि ऐसे हम सहायता नहीं करेंगे, पहले आप जो है जम्मू कश्मीर का हमारे में विलय करिए। तो उसका जो है विलय पत्र पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किया तथा उस जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री था, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता है, वह जो है शेख अब्दुल्ला को बनाया गया। फिर उसके बाद जो है भारतीय सेना कश्मीर की तरफ बढ़ी और 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के जो कबायली आक्रांताएं थे, जो इन्होंने आक्रमण किया था, उनको जो भगा दिया। यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ। तो जो स्टैंड स्टिल समझौता हुआ था, ये पूछा जाता कब हुआ था हस्ताक्षर, तो यह 29 नवंबर 1947 को हस्ताक्षर हुआ था, यह जो हैदराबाद रियासत और डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद के राज्य मंत्री जो मीर लईक अली थे और डोमिनियन ऑफ इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनके बीच हस्ताक्षर हुआ था। जो यथावत समझौता था, स्टैंड स्टिल जो समझौता था, यह जो है 26 नवंबर 1947 को जो है 26 नवंबर 1947 को जो है हैदराबाद रियासत और डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ। हैदराबाद रियासत के तरफ से जो है मीर लईक अली ने जो है, जबकि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है माउंटबेटन ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो आइए जो है क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो पूछ रहा है कि 1927 में बटलर समिति का उद्देश्य क्या था। तो 1927 में जो बटलर कमेटी आया था, इसका जो उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना
तथा ब्रिटिश भारत एवं भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय न्यायाधीशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी, अर्थात शेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो पूछ रहा है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो जो दिसंबर 1927 जो है, तो दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, जिसे ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इसका आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से लगभग 1500 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें से जो है बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, GR अभ्यंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन जो है दिसंबर 1927 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से 1500 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी तथा GR अभ्यंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो जो है ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1939 में जो है भारत प्रजामंडल, जिसे इंग्लिश में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, उसके अध्यक्ष हुए। तो इसका ऑप्शन बी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो है ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों के सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? तो पूछ रहा है कि भारतीय संघ में जो देसी रियासतें थी उनका विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? तो जो सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय जो है 562 रियासतें थी। तो 562 रियासतें थी। इनमें से अधिकांश रियासतों ने जो ब्रिटिश सरकार से लोक सेवा प्रदान करने एवं कर टैक्स वसूलने का ठेका लिया था। तो कुल 565 में से केवल 21 रियासतों में ही सरकार थी और मैसूर, हैदराबाद, कश्मीर नाम की सिर्फ 3 रियासतें ही क्षेत्रफल में बड़ी थी। 15 अगस्त 1947 को ब्रितानियों से मुक्ति मिलने पर इन सभी रियासतों को विभाजित भारत और विभाजन के बाद बने मुल्क पाकिस्तान में मिला लिया गया। तो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता का अंत हो जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीति कौशल के कारण हैदराबाद, कश्मीर तथा जूनागढ़ के अतिरिक्त सभी रियासतें शांतिपूर्वक भारतीय संघ में मिल गई। 26 अक्टूबर को कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण हो जाने पर वहां के महाराजा हरि सिंह ने उसे भारतीय संघ में मिला दिया। पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा से जूनागढ़ में विद्रोह हो गया, जिसके कारण प्रजा के आवेदन पर राष्ट्रहित में उसे भारत में मिला लिया गया। वहां का नवाब जो पाकिस्तान भाग गया। 1948 में सैनिक कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। तो यह जो है 1947 होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। सिर्फ इस समय जो 3 जो है रियासतें नहीं मिली थी, वह जो है जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर एवं हैदराबाद। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्या खड़ी कर दी थी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी एवं सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार ने, पटेल रियासती विभाग के कार्यवाहक थे, उन्होंने भारतीय रियासतों की देशभक्ति को ललकारा और उनसे अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ बनाकर सम्मिलित हो जाएं। उनके नेतृत्व में ही भारतीय संघ में विभिन्न रियासतों का विलय हुआ। तो राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ तो वह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो जो जूनागढ़ है, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर,
जूनागढ़ एवं हैदराबाद जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सभी राज्य जो है 1947 में जो है भारत में शामिल हो गए, जबकि जूनागढ़ और हैदराबाद जम्मू कश्मीर यह नहीं हुआ। तो हैदराबाद को जो पुलिसिया कार्रवाई द्वारा मिलाया गया एवं जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया, क्योंकि जो जूनागढ़ का राजा था वह पाकिस्तान में मिलना चाहता था, बट जूनागढ़ की जो जनता थी वह हिंदू थी, वह जो भारत में मिलना चाहती थी, तो उसमें जो है उसको जो है जनता के हितों को ध्यान देते हुए जो है जूनागढ़ जो है भारत में मिला लिया गया। और जम्मू कश्मीर पर जो है पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, तो उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के राजा जो है भारत में इसका विलय कर दिए। तो इसका ऑप्शन बी होगा, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, तो पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना। तो जो जम्मू कश्मीर है वह भारत का अभिन्न अंग कब बना, तो जो जम्मू कश्मीर है 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह, तो जो 26 अक्टूबर 1947 है, 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह जो थे, हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने जो है शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का, जो शेख अब्दुल्ला थे, शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 26 अक्टूबर 1947। तो 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना को 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ कर दिया। तो उस समय जो पाकिस्तान ने जो आक्रमण किया था उसके जो कबायली आक्रांताएं आए थे, 27 अक्टूबर 1947 को जो है यहाँ से भारत की सेना गई और उनको जो है भगाना आरंभ कर दी। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी। तो जो है स्वतंत्रता को पूछ रहा है कि भारतवर्ष के विभाजन के समय, तो जब भारतवर्ष का विभाजन था तो ब्रिटिश भारत में कौन सा ऐसा प्रांत है जिसने जो है एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व रखने की योजना सामने रखी। तो जो भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय जो पंजाब राज्य था, तो जो पंजाब राज्य था इसने जो है बोला था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, तो जिसे पेप्सू कहा जाता है, PEPSU। तो जो है इसने बोला था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। तो पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा जाता था, जिसमें पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्य थे, इसे पेप्सू कहा जाता था। इसने सोचा कि हम अलग रहेंगे, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया। निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन यथावत समझौते का पक्षधर था। पूछ रहे हैं कि जो देशी रियासत है वह कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों, रियासतों, जिसमें से जो है कश्मीर, हैदराबाद के निजाम और त्रावणकोर जो कि केरला था, आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया जिसका नाम जो है प्रजा मंडल आंदोलन कहा गया। तो इसमें जो है यथावत स्टील समझौता जो है 29 अक्टूबर, यथावत समझौता स्टैंड स्टील 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर हैदराबाद के जो प्रधानमंत्री थे मीर लईक, हैदराबाद के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मीर लईक। तो मीर लईक तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के मध्य हस्ताक्षर हुआ। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, हैदराबाद। तो यथावत समझौता स्टैंड स्टील समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लईक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों इसमें जो है कश्मीर, निजाम,
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो है प्रजामंडल आंदोलन था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जिसमें से कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है द्वितीय विश्व युद्ध, इसको जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।